हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्पार्क आईएएस। पिछले वीडियो में हमने बस एक इंट्रोडक्शन देखा था ऑन द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम विच वाज द सीएफएस कमिटी या फिर नरसिम्हन कमेटी भी हम इसे बुलाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 1991 में ये कमेटी बनाई गई और 1991 में बनाई गई जो कमेटी थी उसका अजम्पशन क्या था। अजम्पशन यही था कि भाई आप याद रखो कि बैंक के पास जितना भी पैसा है ये पैसा किसका है। तो हमने बोला कि भाई ये पैसा आम जनता का है, इसीलिए ये पैसा आम जनता ने आपको ट्रस्ट के बेसिस पर दिया है, इसीलिए पैसे को ऐसे यूज़ करना ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उन लोगों को फ़ायदा हो। इस अजम्पशन के साथ ये कमेटी काम करेगी। अब हम आते हैं डायरेक्टली इस कमेटी के रिपोर्ट्स पर। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसे हम 5 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ ऑन द कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आखिर होता क्या है, मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि ये कैसे काम करता है और इकोनॉमी को सीआरआर और एसएलआर के थ्रू कैसे आरबीआई इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। सपोज एक बैंक है एसबीआई का टोटल डिपॉजिट है सपोज 100 रुपये। अब 100 रुपये में से आरबीआई ने क्या बोला कि भाई कुछ पैसा जो होगा वो तुम ला करके मेरे को दे देना। जो पैसा बैंक को जा करके आरबीआई को देना रहता है उसी को हम बुलाते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सपोज आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि 100 रुपये है तो इसका 10% यानी कि तुम मुझे 10 रुपये ला करके देना। और एसएलआर क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो होता है ये बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं एसएलआर। ये बैंक्स अपने पास रखता है। मोर डिटेल में अगर आपको देखना है यू कैन ऑलवेज गो टू एंड विजिट टू दैट वीडियो। अदरवाइज अभी आप शॉर्ट में बस इतना समझेंगे कि जो टोटल डिपॉजिट्स का हमने आरबीआई को दिया है दैट इज सीआरआर, जो बैंक ने अपने पास रख लिया दैट इज एसएलआर, और इससे इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाता है दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो इन डिटेल। एनीवे प्रोसीडिंग फर्दर, तो इस सीएफएस ने क्या रिकमेंड किया, सीएफएस ने रिकमेंड किया कि भाई आरबीआई तुम ये सीआरआर और एसएलआर का यूज़ करके इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं। जैसे सपोज इन्फ्लेशन है तो सीआरआर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। डिफ्लेशन होगा या इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो सीआरआर को हम कम कर देंगे, एसएलआर को कम कर देंगे। तो इस कमिटी ने बोला भैया आरबीआई तुम इन लोगों को यूज़ करना थोड़ा कम करो। नॉट मतलब तुम इन लोगों की जगह कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कम से कम यूज़ करो। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, अगर हम नहीं यूज़ करते तो क्या यूज़ करें। तो दूसरा क्या बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया करो। व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फिर आरबीआई को ये सजेशन दिया कि तुम जो सीआरआर रखते हो वो बहुत हाई रहता है, उतना हाई मत रखो, इसका इट शुड ओनली बी इन द रेंज ऑफ 3 to 5%, इससे ज़्यादा मत हाई रखो। उस समय जब ये कमिटी थी इन द ईयर 1991, जब उसने इसे स्टडी किया तब देखा गया कि भाई सीआरआर अप टू 15% तक जा रहा है। तब उसने रिकमेंड किया नहीं ये बहुत हाई है, इसका जो रेट होना चाहिए दैट शुड बी 3 to 5%। और क्योंकि ये पैसे बैंक का है, ये पैसे क्या है, ये बैंक के पैसे हैं और बैंक अपने पैसे किसको दे करके रखा है, आरबीआई को। अभी जस्ट मैंने बताया व्हाट इज सीआरआर। तो जब बैंक जाकर के पैसे अपने जाकर के डिपॉजिट करता है आरबीआई में, तो कमिटी ने बोला भाई आरबीआई तुम इस पे क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो इस तरीके से ये रिकमेंडेशन आया था ऑन द कैश रिजर्व रेशियो। नाउ कम टू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके लिए भी कमिटी ने सेम चीज़ बोला कि आपने इसको बहुत हाई रखा है, उस समय इसका रेट अब इट वॉज अबव 25%। तो कमिटी ने यही बोला कि इसका भी रेट इट शुड बी वेल बिलो 25%। मतलब आप 0 से लेकर के 25% के अंदर ही रखो। 25% से ऊपर जाना इज़ नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। तो ये आप याद कर लो कि व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ सीएफएस। मैंने बताया इसको अभी हम लोग 5 टॉपिक्स में कवर करेंगे। पहला जो हेडिंग है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के लिए क्या बोला गया कि भाई आरबीआई इसको मत यूज़ किया करो, इसके जगह पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज़ करना, और इसका जो रेट है वो भी बहुत हाई है, कोशिश करो कि इसको 3 to 5% के रेट में रखो। और क्योंकि बैंक तुमको पैसा दे रहा है तो तुम्हारा काम है कि तुम इसको बैंक को इंटरेस्ट पे करो। एसएलआर के बिल के लिए भी सेम चीज़ बोला गया कि इसका रेट 0 to 25% तक ही रखने का कोशिश करो। ये हो गया हमारा पहला डिस्कशन ऑन द फर्स्ट टॉपिक सीआरआर एंड एसएलआर। अब हम बात करते हैं सीएफएस का रिकमेंडेशन ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए सीएफएस ने बोला कि ग्रेजुअली हमें इसे हटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि बाकी सेक्टर्स को अगर आप देखो, बी इट एग्रीकल्चर हो गया या फिर जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये सारे ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ग्रेजुअली रिमूव करें। और अगर देना भी है तो आप किसको दोगे, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन है लोगों में
उन लोगों को दो, जैसे मार्जिनल फार्मर्स हो गए, आपके रूरल आर्टिशंस हैं, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को ही मिलना चाहिए। यानी कि इसका कहना साफ था कि ओवर द टाइम धीरे धीरे करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हमें ख़त्म करना है। देना भी है तो भाई किसको दोगे, तो जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन है रूरल कम्युनिटी में, उन लोगों को खाली देना चाहिए। कितना देना चाहिए, तो 10% का रेट फिक्स कर दो, और इस रेट को हम कितने साल पे रिव्यू करेंगे, इट शुड बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 3 years। ये हो गया सेकेंड टॉपिक कवर। नाउ कमिंग टू द थर्ड रिकमेंडेशन। थर्ड रिकमेंडेशन आया था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। इसमें कमिटी ने साफ साफ बोला कि इंटरेस्ट रेट्स कौन डिसाइड करेगा, बोला मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दो। यानी कि सरकार को अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। उसके बाद हाउ विल इट बी डिसाइडेड, तो उसने बोला कि भाई बैंक रेट जो होगा, बैंक रेट उसके अकॉर्डिंग ही ये कंट्रोल होना चाहिए। और कौन कंट्रोल करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को ही पावर दिया गया कि भाई सिर्फ तुम ही देख सकते हो ये इंटरेस्ट रेट को। तो इस यहाँ से हमने थर्ड टॉपिक को कवर किया, दैट वाज ऑन इंटरेस्ट रेट। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने बताया कि एकदम सिंपल वर्ड्स में आप समझो कि इंटरेस्ट रेट्स है तो कौन इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करेगा, तो एकदम सिंपल है भाई। इंटरेस्ट रेट्स है कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस इसको फिक्स करेगा। मार्केट फोर्सेस को हमने किसके अकॉर्डिंग ये चलना चाहिए, तो बैंक रेट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कल को इसमें कोई कंट्रोल करे तो कौन करेगा, ओनली एंड ओनली आरबीआई। यहाँ से हमने ये थर्ड टॉपिक भी कवर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ जो रिकमेंडेशन आई थी, दैट वाज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक्स। तो सीएफएस ने यही रिकमेंड किया कि भाई जो बैंक का जो नंबर ऑफ बैंक्स है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे सरकारी बैंक्स बन रहे हैं। सबसे पहले बोला भैया नंबर ऑफ बैंक्स को कम करो। नंबर ऑफ बैंक्स को कैसे कम करेंगे आप, तो नंबर ऑफ बैंक्स को कम करने के लिए मर्जर्स करो, बैंक को एक दूसरे के साथ मर्ज करो। तो मर्ज करो, तो बोला ठीक है हम लोग मर्ज करके नंबर ऑफ बैंक्स को तो कम कर देंगे। फिर हमने बोला अब ये बैंक्स को कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई कंट्रोल करेगा। यानी कि जो डुअल रेगुलेशन है, एक तरफ आरबीआई कंट्रोल करते रहता है, एक तरफ बैंकिंग डिवीजन कंट्रोल करते रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इसको खत्म करो। ठीक है, ये डुअल कंट्रोल को खत्म करो, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को कंट्रोल करने का पावर दो। और बैंक्स को भी थोड़ा फ्रीडम दो भाई, इतना थोड़ा फ्री और ऑटोनॉमस रहेंगे तो बैंक्स भी अच्छे से काम कर पाएंगे। और बैंक का जो वर्क कल्चर है उसको थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। और बैंक का जो हेड होता है दैट इज सीएमडी। सीएमडी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे जो ये सीएमडी को अपॉइंट करेंगे। यहाँ से हमने ये फोर्थ टॉपिक को भी कवर कर लिया, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक्स। सबसे पहले क्या बोला हमने, बैंक्स का नंबर को कम करो थ्रू द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बैंक को कंट्रोल कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करेगा। कोई जरूरत नहीं है ये डुअल रेगुलेशन को रखने का। बैंक्स को थोड़ा फ्रीडम दो, ऑटोनॉमी दो अपना काम करने के लिए। बैंक्स को जरूरत है कि आप अपने वर्क कल्चर को चेंज करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बने। और सीएमडी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को करने दो, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट topic, that was the fifth recommendation. Fifth recommendation आया था about the formation of the ARCs. Now what are ARCs? ARCs banks में NPA होती है। NPA is the बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। मैंने किसी को लोन दिया और सपोज कि मैंने आपको 100 रुपये लोन में दिए, और जब मेच्योरिटी का टाइम आया तो आपने मुझे ये 100 रुपये रिटर्न नहीं किए, तो बैंक को तो ये 100 रुपये मेरे लिए क्या चला गया, एनपीए। मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगी कि एनपीए के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आई विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन बस आप इतना समझे कि बैंक्स को अगर हम लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं विलफुली, या फिर हम किसी भी रीज़न से अगर हम बैंक को पैसे रिटर्न नहीं करते हैं, तो बैंक सिर्फ हम ही नहीं लेंड करती है, बैंक्स हैवी अमाउंट लेंड कर रही है टू द इंडस्ट्रीज, टू द कॉरपोरेट सेक्टर। अब ये हैवी अमाउंट का लेंडिंग की वजह से बैंक का फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्टेक पर रहता है। अगर वो लोन को वो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो वैसे लोन जो उसको बैंक रिकवर नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज, वो बैंक की एनपीए में चली जाती है। एनपीए से डील करने के लिए हमने बोला एक अलग से कंपनी बनाएंगे, इसी का नाम होगा द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये कंपनी का काम होगा कि ये बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि तुम मेरे को अपना एनपीए बेचो।
एनपीए बेचो, तो एनपीए बेचने से क्या होगा, इसके बदले में बैंक को क्या मिलेगा, एआरसी बोलेगा कि भाई तुम मेरे को अपना एनपीए दो, इसके बदले हम तुमको पैसा देंगे। तो बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, भैया मेरे को पैसा तो मिला, कुछ तो पैसा मिला। अगर ये 100 रुपये थे, हम लोग गए एआरसी के पास कि भाई मेरा ये 100 रुपये का है, तुम इसको ले लो और इसके बदले में मेरे को क्या दे दो, तो मेरे को एटलीस्ट अगर तुम मेरे को 60 रुपीज़ भी दे दोगे तो बेटर होगा। तो बैंक्स के लिए बेटर है, 100 रुपये का लॉस के जगह पे 60 रुपये का लॉस। तो इस तरीके से एआरसी बनाने का रिकमेंडेशन आया था। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द 5 टॉपिक्स दैट वाज डिस्कस्ड अंडर द CFS 1 recommendation. Thank you.